नमस्कार साथियों, एग्जाम हेल्प के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साइंस सेकंड ग्रेड की बुक का जो हमारा वीडियो सॉल्यूशन का जो एक क्रम चल रहा है, बुक सॉल्यूशन का जो क्रम चल रहा है, उसी क्रम में आज अपन जो है केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट नंबर 2 लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। इसमें हम जो पार्ट फर्स्ट में जो क्वेश्चन हो चुके थे 20 नंबर क्वेश्चन तक, उससे आगे के जो क्वेश्चन हैं उनका हम वीडियो सॉल्यूशन लेने वाले हैं और उसको जो है अपन बड़े इत्मीनान से सोल्व करने वाले हैं। तो चर्चा स्टार्ट करें तो ये सबसे पहले अपनी जो एक टेस्ट सीरीज है 18 मई से विशेषतः सेकंड ग्रेड को समर्पित पूर्णतः स्टार्ट हो रही है और इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपनी तैयारी का एक अच्छी तरह आंकलन कर सकते हैं कि आपने जो है किस हद तक और किस लेवल तक अपनी तैयारी कर रखी है। ये पूर्णतः एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज रहने वाली है, कोई ज़्यादा हार्ड प्रश्न इसमें आपको नहीं दिए जाएंगे। आपके सेकंड ग्रेड के लेवल को ध्यान रखते हुए जो है लैब जो टेस्ट सीरीज है ये डिजाइन की जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसमें टोटल 16 टेस्ट होंगे, जिसमें से 13 टेस्ट जो है ये टॉपिक वाइज होंगे, 2 रिवीजन टेस्ट होंगे और 1 मेजर टेस्ट होगा। और इसमें है ना, सबसे मेन बात है कि जो 3 दिवस जो है उसमें 35% की छूट दी जा रही है ऑनलाइन मोड पर। ठीक है, तो ये 16 मई से 19 मई तक इस पे क्या रहेगी, 35% की छूट रहने वाली है। ठीक है, तो ये हमारे टेस्ट सीरीज का जो है पूरा इसके बारे में आपको बताया है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपने सिलेबस करी है या कर रहे हैं और अपने साथ साथ में अपना जो है आंकलन करना चाहते हैं कि मेरे को जो टॉपिक है वो किस समय तक तैयार हुआ है या किस लेवल तक मुझे तैयार हुआ है, क्या वो मेरा सेकंड ग्रेड लेवल तक तैयार हुआ है या नहीं हुआ है, अगर आप ये जांच करना चाहते हैं तो आप हमारे से जुड़े और अपनी जो है जांच अवश्य कीजिए, क्योंकि आपको मुख्य एग्जाम के अंदर सफलता आपकी जो है प्रैक्टिस ही दिलाएगी। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ज़्यादा अच्छी सफलता मिलेगी। बिना प्रैक्टिस के सफलता मिलनी बड़ी मुश्किल होती है, तो प्रैक्टिस के लिए ये टेस्ट सीरीज आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। अब क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन ये कि किसमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, ये केमिस्ट 2011 में आया है। तो केमिकल बॉन्डिंग में एक द्विध्रुव आघूर्ण का टॉपिक है ना। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि जैसे कुछ आयनिक आयन होते हैं ना, जैसे ये आयन है HCl है, जब इसको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसमें जो है 2 पोल बन जाते हैं जिसको डायपोल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें चार्ज और चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस होती है इन दोनों के मल्टीप्लाई को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो दिशा है, ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि द्विध्रुव आघूर्ण जो है डायपोल मोमेंट है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन यानी कि दिशा क्या होती है, तो इसकी दिशा जो है वो लेस En2 मोर En एटम की ओर होती है। लेस En2 मोर En एटम की ओर क्या होती है, इसकी दिशा होती है। ठीक है ना, या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि जो सेंट्रल एटम है, ठीक है, सेंट्रल एटम जो है उससे लोन पेयर की ओर इसकी दिशा होती है। ठीक है ना, और इसी के आधार पर अपन निकालेंगे कि किसका जो है द्विध्रुव आघूर्ण होगा और किसका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा। ठीक है ना, तो अब इसकी अपन थोड़ी चर्चा करें। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं ताकि आपको क्लियर दिखाई देगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है BF3। तो BF3 की अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो BF3 की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड की, जिसमें 3 फ्लोरीन परमाणु 120 डिग्री के कोण पर एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं। अगर इसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण लिखे तो लेस En2 मोर En यानी कि इसकी दिशा ऐसे होगी, और इसके लिए दिशा इसकी ऐसे होगी, और इसके लिए इसकी दिशा ऐसे होगी। इन दोनों का परिणामी इन दोनों के बीच में क्या ही है, कहीं आएगा ना। तो ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है, ये परिणामी जो द्विध्रुव आघूर्ण है ना, ये इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो इसका जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अपन SiF4 की बनाए तो हमें पता है कि सिलिकॉन की जो है अधिकतम वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इन सब की द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बनाएं तो इसमें ऐसे होगा, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण दिशा ऐसी होगी, इसमें ऐसे होगी और इसमें ऐसे होगी। तो इसमें प्रत्येक कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और इसका द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर बात करें अपन आगे SF4 की, ठीक है, SF4 की अगर यहाँ पे चर्चा करें अपन SF4, ठीक है, SF4 में हमें पता है कि केंद्रीय परमाणु सल्फर है और 4 फ्लोरीन परमाणु है। और सल्फर की आपको पता है कि जो विद्युत ऋणता वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 में से 4 जो फ्लोरीन परमाणु है वो तो इस पर व्यवस्थित हो जाएंगे इस टाइप से। ठीक है, ताकि इनके बीच में रिपल्सन न्यूनतम रहे, और एक जो है लोन पेयर रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। ठीक है, तो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण दिशा इधर होगी, इसमें इधर होगी, इसमें इधर होगी, इसमें इधर होगी। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे और इन दोनों का परिणामी कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, और इसकी द्विध्रुव आघूर्ण दिशा जो है सेंट्रल एटम से इधर की ओर होगी। ठीक है ना, लेकिन ये जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है लोन पेयर की वजह से ये इससे थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है, इसलिए इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार अपना जो चौथा ऑप्शन है वो है आपका XeF4।
यानी कि जिनोन के साथ में 4 फ्लोरीन है, तो 4 फ्लोरीन जिनोन के साथ में कैसे रहेंगे, इस टाइप से, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन और 4 फ्लोरीन, ठीक है ना। और अब जिनोन पर हमें पता है कि जिनोन के अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 तो सिग्मा बंध बना लिए, पीछे 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी कि 2 लोन पेयर, तो एक लोन इस प्रकार से रहेगा और एक लोन पेयर इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों के, इसकी दिशा द्विध्रुवाकरण इधर होगी, इसकी इधर होगी और इसकी इधर होगी और इसकी इधर होगी, तो ये तो आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और इसकी ऐसे होगी दिशा और इसकी ऐसे होगी, तो ये भी दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो इसका नेट कितना होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो सममित जो अणु होते हैं, सिमेट्रिकल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके लिए द्विध्रुवाकरण का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। और जो असमित अणु होते हैं, असमित अणु है ना, एसिमेट्रिकल जो मॉलिक्यूल होते हैं, उनका द्विध्रुवाकरण 0 नहीं होता है, ठीक है ना। अगर अपन देखें SF4 है, BF3 है, ठीक है, और XeF4 है, ये इस प्रकार के अणु है कि इनको अपन अगर बीचों बीच में से काटे तो 2 समान प्रकार के पार्ट बनते हैं, तो ये सममित अणु है, इसलिए इन सब का द्विध्रुवाकरण कैसा होगा, 0 होगा। लेकिन अगर बात करें अपन SF4 की, है ना, तो SF4 में देखो इसको जो है अपना अगर किसी भी प्रकार से काटे तो 2 समान प्रकार के पार्ट नहीं बन सकते, और 2 समान प्रकार के पार्ट नहीं बन सकते, तो ये कैसा है, ये असीमित है, इसलिए इसका द्विध्रुवाकरण 0 नहीं है। तो हमारा प्रश्न क्या था, हमारा प्रश्न ये था कि किसमें स्थायी द्विध्रुवाकरण है, यानी कि किसका जो है डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, तो डायपोल मोमेंट 0 किसका नहीं है, वो आपका SF4 का नहीं है। तो हमारा आंसर नंबर कितना हो जाएगा, 3 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बात करें इसकी दिशा, तो आपको मैंने बताई थी दिशा जो है द्विध्रुवाकरण कैसे निकालेंगे अपन, लेस En2 मोर En होती है, ठीक है, कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु से अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर होती है, ठीक है। दूसरी बात है, ठीक है, सेंट्रल जो एटम है उस सेंट्रल एटम से किधर की ओर होती है, लोन पेयर की ओर इसकी दिशा होती है, ये बात आपने अच्छी तरह पढ़ी होगी, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट पर जो है इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। दूसरी बात आपसे यहां पे ये भी पूछ सकता था, कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। देखो जिसके लिए डायपोल मोमेंट का मान 0 होगा, ठीक है, जिसके लिए अगर अपन जो अभी जैसे यहां पे चर्चा की अपने, जिसके लिए डायपोल मोमेंट का मान 0 होगा, ठीक है, वो नॉन पोलर होगा, अध्रुवीय होगा। और जिसके लिए डायपोल मोमेंट का मान 0 नहीं होगा, वो कैसा होगा, वो पोलर होगा, यानी कि ध्रुवीय होगा, उसमें ध्रुवीयता के गुण होंगे। तो आप में से अगर ये प्रश्न ये पूछ लेता आपसे, अगर ये प्रश्न में आपसे पूछ लेता कि इसमें से कौन सा ध्रुवीय अणु हो सकता है, तो वो आपका आंसर क्या होता, SF4 हो सकता, ठीक है ना। बाकी नहीं हो सकते, क्योंकि इन सब के लिए डायपोल मोमेंट का मान कितना है, सबके लिए डायपोल मोमेंट का मान 0 है, ठीक है। तो ये प्रश्न मतलब अपने आप में की चीजें जो है कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 22। ये इसकी व्याख्या दे रखी है पूरी इस प्रकार से हमने, ठीक है। 22 नंबर, न्यूनतम बंद कोण किसमें है, ठीक है। तो बंद कोण डिपेंड किस पे करता है, बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल क्या होता है कि जैसे कोई भी अणु, जैसे मान लो एक अणु है AB2, ठीक है, तो A उसमें सेंट्रल एटम हो गया और B उसके लेटरल एटम हो गए, तो इसमें ये जो कोण है इसको हम क्या कहते हैं, बंद कोण, यानी कि बॉन्ड एंगल कहते हैं। अब ये कह रहा है कि किसमें बंद कोण जो है न्यूनतम है, ठीक है ना। तो देखो अगर इन सबकी स्ट्रक्चर देखें तो जैसे NH3 है, इसका संकरण कैसा होगा, sp3 संकरण होगा ना। NH3 का अगर संकरण निकालें, ठीक है, तो जैसे NH3 है तो इसका संकरण निकालें अगर अपन, तो संकरण इसमें क्या होगा, देखो NH3 में नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए, ठीक है, एक लोन पेयर बच गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपके 4 टोटल ऑर्बिटल बन गए, तो sp3 संकरण हो गया, ठीक है। इसी प्रकार BF2 की बात करें तो इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है और 0 लोन पेयर है, तो इसमें sp संकरण हो गया, ठीक है। इसी प्रकार बात करें अपन H2O की बात करें तो H2O के अंदर, ठीक है, 2 तो है सिग्मा बॉन्ड, 2 क्या है, सिग्मा बॉन्ड है ना, ये ऑक्सीजन के साथ में 2 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और ऑक्सीजन के अंतिम कोष में संयुक्त इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, है ना, 6 होते हैं, तो 6 में से 2 तो बन गए, पीछे 4 बच गए, तो 2 क्या बच गए, लोन पेयर, और 2 लोन पेयर, तो इसमें संकरण भी कैसा हो गया, sp3 हो गया, ठीक है ना। 2 लोन पेयर बच गए, 4 में से 2 चले गए, सॉरी 6 में से 2, तो 2 लोन पेयर बच गए, ठीक है ना। अच्छा एक और कौन बच गया, CH4, तो CH4 में 4 सिग्मा बंद है और 0 लोन पेयर है, तो इसका संकरण भी कैसा हो गया, sp3। देखो सबके अंदर sp3 संकरण, सॉरी इसमें sp संकरण, ठीक है ना। तो यहां इसका जो BF2 है ये तो रेखीय अणु हो गया, और रेखीय हो गया इसकी बात है, इसका बंद कोण कितना हो गया, 180 डिग्री, है ना। तो सबसे अधिक बंद कोण तो किसका हो गया, BEF2 का हो गया। अब उसके बाद में देखो किसका होगा ना, अब इसके बाद में इन तीनों के अंदर sp3 संकरण है, तो अगर संकरण समान हो, संकरण क्या हो, समान हो,
तो हम क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे लोन पेयर की संख्या, ठीक है। तो उस समय जो बॉन्ड एंगल होगा वो नंबर ऑफ लोन पेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जिस पर लोन पेयर ज्यादा होंगे उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। जिस पर लोन पेयर की संख्या ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। कब, जब संकरण क्या हो, समान हो, संकरण समान हो, तो उस स्थिति में अपन केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर पर ध्यान देंगे। जिसमें लोन पेयर ज्यादा होंगे वहां बॉन्ड एंगल कम होगा। तो इसके बाद में देखो लोन पेयर कम किसमें है, इसमें जो है जीरो लोन पेयर है, देखो किसमें, ये बीफ की बात होगी। उसके बाद में देखो CH4, ठीक है, CH4 के बाद में एक लोन पेयर किसमें है, NH3 में है, और उसके बाद में दो लोन पेयर किसमें है, H2O के अंदर है, ठीक है। तो अब प्रश्न के अनुसार सबसे जो कम बॉन्ड एंगल हो गया वो किसमें हो गया, H2O के अंदर हो गया, यानी कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी व्याख्या भी हमने पूरी दे रखी है, ये देखो बुक में इस प्रकार से व्याख्या दे रखी है। केंद्रीय परमाणु के लिए बॉन्ड एंगल समानुपाती केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता। अगर पार्श्व परमाणु समान हो, ठीक है ना, पार्श्व परमाणु क्या हो, पार्श्व परमाणु समान हो, ठीक है ना, उस समय बॉन्ड एंगल सेंट्रल एटम की EN के समानुपाती होगा, या फिर अणु में S प्रतिशत लक्षण के समानुपाती होगा, ठीक है। जितने ज्यादा S प्रतिशत लक्षण होंगे उतने ज्यादा क्या होंगे, बंद कोण होगा, या फिर जो है केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर की संख्या के वही समानुपाती होगा। पार्श्व परमाणु हेतु जब क्या हो, केंद्रीय परमाणु समान हो, केंद्रीय परमाणु क्या हो, समान हो, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा, बंद कोण जो है वो पार्श्व परमाणु के आकार के समानुपाती होगा। पार्श्व परमाणु का आकार बड़ा है तो बंद कोण भी ज्यादा होगा, और समानुपाती एक विद्युत समानुपाती किसके होगा, पार्श्व परमाणु की विद्युत ऋणता के, ठीक है ना। इस प्रश्न की बात करें तो ये क्रम अपने इसको निकाल चुके हैं, इसकी चर्चा अपने इसी तरह कर चुके, ठीक है ना। तो अब यहां से इतना पढ़ने के बाद में बॉन्ड एंगल का आपका कंसेप्ट यहां से बड़ा जो है क्लियर हो जाता है। अगर बॉन्ड एंगल का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली यहां से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें, यौगिक जिसके केंद्रीय परमाणु में एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म व 3 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है। एक तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक लोन पेयर है, और 3 क्या उसमें जो है सिग्मा बॉन्ड है। तो देखो H2S की बात करें, है ना, तो H2S में 2 सिग्मा बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन सल्फर के साथ में 2 बनाएगा, ठीक है। और सल्फर के अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 में से 2 सिग्मा बॉन्ड बना लिए, पीछे कितने बच गए, 4। तो 4 के क्या बनेंगे, 2 लोन पेयर बनेंगे, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता। AlCl3 के अंदर बात करें तो यहां पर 3 तो है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और लोन पेयर कितने हो गए, 0 लोन पेयर हो गए, तो ये भी नहीं हो सकता। BF3 की बात करें तो यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब NH3 की बात करें तो यहां पर 3 तो है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और 5 होते हैं अंतिम कोष में नाइट्रोजन के, तो 3 सिग्मा बॉन्ड के बीच के 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 1 लोन पेयर बच गया, है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, 3 नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये देखो संकरण पे केमिकल बॉन्डिंग से जो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन जो केमिस्ट 2011 में आ रखा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, ये आपको जो है कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, ठीक है। अमोनिया PTCl4-2 PCl5 और BCl3 में केंद्रीय परमाणु के परमाणु का क्या पूछा आपसे, संकरण पूछा है, ठीक है। तो अगर बात करें अपन NH3 की, है ना, तो NH3 में हमने संकरण निकाला था। NH3 में 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, तो संकरण कैसा आएगा, sp3 क्यों आया, क्योंकि तो 3 एक 4 प्रोटॉन कक्षक हो गए, और 4 कक्षक होंगे तो एक s होगा और 3 क्या होंगे, p होंगे, ठीक है। उसी प्रकार बात करें अपन PTCl4 माइनस की बात करें, -2 की बात करें, ठीक है ना। तो PTCl4-2 की बात करें तो यहां पर 4 तो क्या हो गए, सिग्मा बॉन्ड हो गए, ठीक है, और 2 क्या हो गए, लोन पेयर, तो कितने हो गए, 6, नहीं सॉरी 1 लोन पेयर हो जाएगा इसमें ना, हाँ -2 है, 1 लोन पेयर हो जाएगा, क्योंकि ये PT जो है ये आएगा +2 के फॉर्म में, तो 1 क्या हो जाएगा इसका, लोन पेयर हो जाएगा। 1 लोन पेयर हो गया तो ये कितने हो गए, 5, तो 5 के लिए क्या आएगा, DsP2, 3 4 और 1 5, नहीं सॉरी 1 मिनट सॉरी, PT+2 तो 0 लोन पे रहेंगे उसमें, है ना। तो 4 के लिए क्या आएगा इसमें आएगा DsP2, ठीक है ना भाई, 4 Cl है और प्लेटिनम के D कक्षक भाग लेंगे, ठीक है, तो 4 ही हो गए, तो 4 के लिए क्या आएगा, DsP2 आएगा, एक D कक्षक भाग लेगा, ठीक है। अच्छा आगे चले PCl5 के लिए, तो PCl5 की बात करें तो फास्फोरस में 5 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, ठीक है, और फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं, 5 में से अब लोन पेयर कोई डी बचेगा तो 0 लोन पेयर हो गया, 0 लोन पेयर हो गया, तो यहाँ पे 5 के लिए क्या आएगा,
DsP3, 3 4 और 1 5, ठीक है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट है वो है अपना BCl3। BCl3 में देखो 3 तो हो गए सिग्मा बॉन्ड प्लस बोरोन पे अंतिम कोष में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, 0 लोन पेयर, और 0 लोन पेयर आएंगे तो इसके लिए आएगा आपका sp2, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 2 नंबर आंसर इसका हो जाएगा। इसका बुक में क्या आंसर दे रखा है, ठीक है 2 नंबर है, सही आंसर है। तो ये हमारा जो है एक संकरण पे आधारित प्रश्न हो गया, ठीक है। वो प्रश्न कलाम में पूछो, तो इस प्रकार से आपसे डायरेक्ट जो है संकरण निकालना भी पूछ सकता है ना, ठीक है। तो देखो ये हमने संकरण कैसे निकाला, ये हमने ये निकाला कि जो प्लेटिनम के, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें 4 लिगेंड क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे और इलेक्ट्रॉन पेयर देकर के उसके साथ में उपसहसंयोजी बंध बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें जो है इसका एक बी कक्षक भाग लेगा और 3 क्या लेंगे उसके, एक एस कक्षक भाग लेगा प्लेटिनम का और 2 पी कक्षक भाग लेंगे। तो ये हमारा आंसर नंबर हो गया 2, ठीक है। प्रश्न नंबर 25, आबंध कोटि किससे संबंधित है, ठीक है ना। आबंध कोटि यानी कि बंध क्रम किससे संबंधित है, बंध लंबाई के, बंध कोण के, बंध लंबाई के वैतरणुपाती और बंध सामर्थ्य के लिए वैतरणुपाती, है ना। तो देखो हम निकालते हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो बॉन्ड लेंथ के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ जो है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी के क्या होता है, प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। ये लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन 2011 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 26, कार्बिन के कार्बन में असहभाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो कार्बिन हमें पता है कि एक प्रकार का मध्यवर्ती होता है, जो ये होता है डाइक्लोरोकार्बिन जिसको अपन बोलते हैं ना, जो रायमर टिमान अभिक्रिया के अंदर मध्यवर्ती बनता है। तो इसमें देखो असहभाजित यानी कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, देखो गिनो ध्यान से, कितने हैं, 2 है। तो आंसर नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये किस में बनता है, ये जो है कार्बिन जो है ये हमने पढ़ा था रायमर टिमान अभिक्रिया के अंदर। कौन सी अभिक्रिया के अंदर, रायमर टिमान अभिक्रिया में क्या बनता है, ये मध्यवर्ती बनता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है और उदासीन मध्यवर्ती है। कैसा मध्यवर्ती है ये, उदासीन मध्यवर्ती है ये। तो ये हमारा प्रश्न नंबर हो गया 26। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अपन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से वर्ग समतली कौन सा है, स्क्वायर प्लेनर कौन सा है इनमें से, ठीक है। तो अगर इसमें देखिए अपन स्क्वायर प्लेनर मतलब इस टाइप का, ये सेंट्रल मैटर होगा यहां पे ऐसे, ठीक है ना। ये स्क्वायर प्लेनर यहां पे कौन सा है, ठीक है। तो इसमें से अगर अपन ध्यान दें, अगर संकरण निकालें अपन, ठीक है, किसका, NaCl4 का, तो NaCl4 का संकरण क्या आएगा, इसका संकरण आएगा sp3 आएगा, ठीक है। निकल टेट्रासाइनाइड का अगर संकरण निकालें तो इसका संकरण क्या आएगा, इसका संकरण आएगा अपने पास में निकल +2 फॉर्म में आएगा यहाँ पे, और +2 फॉर्म में आएगा तो यहाँ पे संकरण आएगा DsP2 आएगा, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि वहां पे साइनाइड लिगेंड है। संकरण कैसा है इसका, DsP2 आएगा ना। ये लोअर यानी कि निम्न चक्रणीय ये कंपाउंड होता है, ठीक है। तो DsP2 संकरण है, ठीक है। तो यहां DsP2 संकरण है तो यहां जो आकृति होगी वो कैसी होगी, वो वर्ग समतली होगी, कोई यहाँ पे लोन पेयर जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो ये कैसा होगा, ये वर्ग समतली होगा, और कैसा होगा, वर्ग समतली के साथ साथ में ये प्रतिचुंबकीय भी होगा, ठीक है। और ये कैसा होगा, ये sp3 संकरण है तो इसकी जो है शेप कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, यानी कि इसकी शेप जो है चतुष्फलकीय होगी, ठीक है ना। तो ये संकरण हमें निकालना आना चाहिए। इसी प्रकार सल्फेट में देखिए संकरण निकालेंगे तो वर्ग समतली आकृति इसकी नहीं आएगी, न फॉस्फेट की इसकी वर्ग समतली आकृति आएगी। और ये जो है ना, ये निकल टेट्राक्लोराइड जो है ना, ये टेट्राहेड्रल होगा, और टेट्राहेड्रल के साथ में कैसा होगा, ये अनुचुंबकीय होगा ना। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये Cl वीक लिगेंड है, ठीक है ना, और साइनाइड क्या है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा।
पेयर कर देगा तो एक इसका निकल का डी ऑर्बिटल, एक s और दो p कक्षक भाग लेकर के dsp2 संकृत का जो है संकरण बनाएंगे और उसकी कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा और इसी शेप कैसी वर्ग समतली होगी। ये इसकी व्याख्या दे रखी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अपन, सर्वाधिक सहसंयोजी सिल्वर हैलाइड कौन सा है? इनमें से ऐसा कौन सा सिल्वर हैलाइड है जो सबसे ज्यादा सहसंयोजी है? ठीक है ना, सबसे ज्यादा सहसंयोजी कौन सा है? तो अगर इन सब में ध्यान दें तो सबके अंदर धनायन देखो कौन सा है, Ag+ है, लेकिन ऋणायन अलग अलग है ना। तो हम जब बात करते हैं फायांस नियम की या फजांस नियम की, जिसको अपन कहते हैं फायांस नियम कहते हो या फजांस नियम कहते हो, एक ही बात है, ठीक है ना। उस पर अगर जब चर्चा करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो छोटा धनायन होता है या बड़ा ऋणायन होता है, ये एक दूसरे को बड़े क्या करते हैं, ध्रुवित करते हैं, और ध्रुवित करने से उनमें जो है आयनिक यौगिकों में सहसंयोजी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो सब में धनायन सेम है, ठीक है, तो ध्रुवणता जो होगी है ना, ध्रुवणता जो क्षमता होगी वो किसके समानुपाती होगी, सहसंयोजी लक्षण। जितनी ज्यादा ध्रुवणता होगी उतने ही सहसंयोजी लक्षण क्या होंगे, उसमें ज्यादा होंगे, ठीक है। और ध्रुवणता जो है समानुपाती किसकी होगी, वो बराबर होगी धनावेश की मात्रा। अगर धनावेश की मात्रा ज्यादा है तो जो ध्रुवणता वो भी ज्यादा होगी, ठीक है, या फिर ऋणावेश की मात्रा, ठीक है, ये मैं मात्रा की बात कर रहा हूं ऋणावेश की, ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकता हूं मैं उस पर ऋणायन का आकार। अगर आकार की बात करें तो ऋणायन का आकार है ना, ऋणायन का आकार जितना ज्यादा होगा ध्रुवणता उतनी ज्यादा होगी, और धनायन का आकार जितना ज्यादा होगा ध्रुवणता उतनी कम होगी, धनायन का आकार जितना कम होगा ध्रुवणता उतनी ही ज्यादा होगी, धनायन का आकार, ठीक है ना। और धनायन का आकार किस पर डिपेंड करता है, आवेश पर। आवेश ज्यादा आकार कम, आवेश ज्यादा तो आकार कम, आवेश कम तो आकार ज्यादा। तो यहां सब जो है ऋणायन है, और ऋणायन में सबसे बड़ा ऋणायन कौन सा है, I-, उससे बड़ा छोटा कौन सा है, Br-, उससे छोटा कौन सा है, Cl-, उससे छोटा कौन सा है, F-। तो जितना बड़ा ऋणायन होगा उसकी ध्रुवण करने की शक्ति उतनी ज्यादा होगी, और शक्ति उतनी ज्यादा होगी तो उसमें सहसंयोजी लक्षण भी उतने ही ज्यादा होंगे। तो इसके अनुसार से हमारा आंसर कौन सा हो गया, 4 नंबर आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो ये फाइल्स के नियम पर आधारित एक प्रश्न है, सेकंड ग्रेड 2011 में आया हुआ है, और इस प्रकार का प्रश्न हमारा जो है संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट 2024 का जो पेपर होता है उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया था। और ये देखो इसकी व्याख्या भी हमने पूरी यहाँ पर दे रखी है, ठीक है ना। तो मतलब इस पूरे को जो मैं एक स्टेटमेंट में अगर लिखना चाहूँ तो उसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ ना, पूरा स्टेटमेंट अगर आपसे पूछे कि बीच में जो आपसे पूरी जो फाइनेंस नियम है उसको अगर मैं एक ही लाइन के अंदर लिखना चाहूँ, इसका आंसर तो हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ऋणायन है, बड़ा ऋणायन करेगा, ऋणायन का आकार बड़ा होगा तो ध्रुवणता ज्यादा होगी, और ध्रुवणता ज्यादा होगी तो सहसंयोजी लक्षण उतने ज्यादा होंगे, और सहसंयोजी लक्षण जितने ज्यादा होंगे आयनिक लक्षण उतने ही कम होंगे, और आयनिक लक्षण कम होंगे तो गलनांक और क्वथनांक में भी क्या आ जाएगी, इससे कमी आ जाएगी। ठीक है, तो अगर इसको अपन लिख रहे हैं तो ध्रुवणता जो है समानुपाती किसकी होगी, इसको थोड़ा सा अपन जो है कोई एक खाली स्लाइड देकर के उस पर लिखे, जैसे इस पर लिखे, ठीक है, यहां लिखता हूं मैं उसको, ध्रुवणता पोलैरिटी जो है वो समानुपाती किसकी होगी, सहसंयोजी लक्षण के, जिसमें जितनी ज्यादा ध्रुवणता उसमें सहसंयोजी लक्षण भी उतने ही ज्यादा होंगे, ठीक है। और ध्रुवणता डिपेंड किस पर करेगी, देखो यहां धनावेश की मात्रा यानी कि चार्ज और पॉजिटिव चार्ज धनावेश की मात्रा के तो समानुपाती होगी, और ऋणावेश की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होगी, क्योंकि ऋणावेश की मात्रा ज्यादा होगी तो ऋणावेश का आकार भी बड़ा होगा, और आकार बड़ा होगा, अच्छा सॉरी ऋणावेश की मात्रा की बात करें ना, एक समानुपाती, ठीक है। एक बार आप आकार लेते, धनावेश का आकार, धनावेश का तो आकार तो नीचे आएगा, व्युत्क्रमानुपाती में आएगा, धनावेश का आकार, ठीक है। आकार ज्यादा तो ध्रुवणता कम, आकार छोटा तो ध्रुवणता ज्यादा होगी, और ऋणावेश का आकार ज्यादा तो ध्रुवणता भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, समानुपाती। अब देखो धनावेश का आकार, जब धनावेश की मात्रा कम होती है तो आकार क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं धनावेश की मात्रा, ठीक है, धनावेश की मात्रा का तो क्या होगा, समानुपाती होगा, धनावेश की मात्रा ज्यादा तो आकार छोटा ध्रुवणता ज्यादा,
ठीक है। इसी प्रकार बात करें ऋणावेश के लिए, तो ऋणावेश का आकार ज्यादा, ऋणावेश का आकार बड़ा, और अगर ऋणावेश ज्यादा तो ऋणावेश का आकार भी बड़ा होगा, और आकार बड़ा होगा तो ऋणता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। समानुपाती क्या लिख सकता हूं मैं, समानुपाती, इसको मैं मात्रा समानुपाती, ठीक है, ऋणावेश की मात्रा, यानी कि चार्ज के तो सीधा समानुपाती होगा, ठीक है, और आकार पे इस टाइप से डिपेंड करेगा। ये पूरा फाइनेंस के नियम का क्या एक कैलकुलेशन है ये, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, अपन ध्यान रखें इसमें, ये इसकी बात अपनी होगी ना। अब देखो ये एक बात और है इसमें ना, देखो सहसंयोजी लक्षण, सीधी सी बात है, आयनिक लक्षण में सहसंयोजी लक्षण बढ़ेंगे तो आयनिक लक्षण घटेंगे, और आयनिक लक्षण घटेंगे तो गलनांक और क्वथनांक में भी क्या होगी, कमी होगी। तो अपने ये बात भी देखो इसमें व्याख्या के अंदर लिख रखी है, आयनिक यौगिक में सहसंयोजक गुण समानुपाती किसके, ध्रुवणता के, ध्रुवणता किसके समानुपाती, एक बटा धनायन के आकार के, और बटा समानुपाती किसके, ऋणायन के आकार के। ये बात अपने कर ही ली, ठीक है। जब ऋणायन समान हो, धनायन अलग अलग हो, तो सहसंयोजी गुण या ध्रुवणता जो है धनायन पर आवेश के समानुपाती बटा एक बटा गलनांक, क्योंकि अगर धनावेश का आवेश ज्यादा होगा तो आकार छोटा होगा, आकार छोटा होगा तो ध्रुवणता ज्यादा होगी, ध्रुवणता ज्यादा होगी तो सहसंयोजी गुण ज्यादा होंगे, और सहसंयोजी गुण ज्यादा होंगे तो गलनांक क्या होंगे, कम होंगे। जब धनायन समान हो और ऋणायन अलग अलग हो तो ध्रुवणता जो है ऋणायन पर आवेश के समानुपाती और एक बटा गलनांक की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो ये अपनी, ठीक है ना, ये क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन की व्याख्या हो गई अपनी, ये होगी क्वेश्चन नंबर 28 की व्याख्या। ये अपना जो है टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आने वाली कोई भी जो सूचना है वो आपको इस पे जो है दी जाएगी, ताकि आपको जो है वो समय पे, क्लास का समय है या कोई भी सूचना आपको प्राप्त हो सके। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, ठीक है। 29 में क्वेश्चन ये है, आयनिक लक्षण की अधिकतम प्रतिशतता किस में है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि आयनिक लक्षण सर्वाधिक किस में होंगे, आयनिक लक्षण की प्रतिशतता जो है वो समानुपाती होती है डेल्टा ईएन के। जहां विद्युत ऋणता में अंतर ज्यादा होगा वहां आयनिक लक्षण में प्रतिशतता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर यहां पे ध्यान दें तो सर्वाधिक विद्युत ऋणता में अंतर कहां पे है, एचएफ में है, एचबीआर में है, एचसीएल में है, या एचआई में है ना। तो हमें पता है कि हेलोजन में सबसे अधिक विद्युत ऋणता किसकी होती है, एफ की होती है, फ्लोरीन की होती है ना। आवर्त सारणी भी सबसे ज्यादा इसकी है, तो यहां विद्युत ऋणता का अंतर सबसे ज्यादा होगा, और अगर यहां विद्युत ऋणता का अंतर सबसे ज्यादा होगा तो इसके अंदर आयनिक लक्षण सबसे ज्यादा होंगे, और आयनिक लक्षण सबसे ज्यादा होंगे तो इसमें प्लस और माइनस ध्रुवीयता यानी कि पोलराइजेशन होने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होगी, और पोलराइजेशन होने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है इसके गलनांक और क्वथनांक सबसे ज्यादा होंगे, यानी कि इसमें पोल बहुत जल्दी आसानी से बनेंगे, प्लस और माइनस। नेक्स्ट प्रश्न, दुर्बलतम बंध कौन सा है, ठीक है। हाइड्रोजन बंध दे रखा है, आयनिक बंध दे रखा है, धात्विक बंध दे रखा है, सहसंयोजक बंध दे रखा है। तो इनमें सबसे दुर्बलतम बंध कौन सा है, इनमें सबसे दुर्बलतम बंध कौन सा होता है, वो होता है हाइड्रोजन बंध होता है, ठीक है। ये जो है सभी बंधों का क्रम भी दे रखा है, देखो ये देखो ये, ठीक है। सबसे मजबूत होता है आयनिक बंध, क्योंकि यहां विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच पाया जाता है, और ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। उसके बाद में उप सहसंयोजक बंध होता है, और उससे कमजोर सहसंयोजक बंध होता है, और उससे कमजोर मेटलिक बॉन्ड यानी कि धात्विक बंध होता है, और सबसे कमजोर कौन सा होता है, वान डर वाल बंध होता है। और इसी वान डर वाल बंध के अंदर कौन सा आता है, हाइड्रोजन बंध आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, वी आकृति वाला अणु कौन सा है, इनमें से ऐसा कौन सा अणु है जिसकी शेप जो है वो वी शेप है, तो वी आकृति वाला अणु कौन सा है, ठीक है। अगर बात करें BeCl2 की, ठीक है, BeCl2 की, तो हमने संकरण निकाले तो 2 तो सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर, तो सीधी सी बात है 2 कक्षक बनेंगे, और 2 कक्षक बनेंगे तो ये कैसा होगा, sp संकृत होगा, और sp संकृत होगा तो ये कैसा होगा, ये रेखीय है, लीनियर होगा, ठीक है। इसी प्रकार बात करें HgCl2 की, तो इसमें संकरण कैसा होगा, sp, और sp होगा तो ये भी कैसा होगा, ये भी लीनियर यानी कि रेखीय होगा, ठीक है। बात करें SO2 की, तो SO2 में 2 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, ठीक है। अब देखो एक लोन पेयर बच जाएगा यहां पर, क्योंकि एक ऑक्सीजन जुड़ने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का यूज करती है, तो दोनों जुड़ने के लिए कितने यूज कर लेगी, 4, तो पीछे कितने बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का एक बन क्या बन गया, लोन पेयर। तो ये संकरण कैसा हो गया इसमें, sp2 संकरण, और sp2 संकरण बन गया। तो अब 2 सिग्मा अगर होते सीधा तो ये रेखीय होता, लेकिन ये अब ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये जो है इस टाइप से बैंड हो जाएगा, तो ये कैसा हो गया, ये जो है बेंडेड यानी कि वी शेप हो गया, ठीक है। CO2 की बात करें तो CO2 में पता है कि इस टाइप से ये इसके अणु होता है, तो ये भी कैसा होता है, ये भी लीनियर होता है, इसका संकरण भी कैसा होगा, sp संकरण होगा, ठीक है।
तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। स्कूल लेक्चर 2011 में पूछा गया एक बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, देखो इसको बेंड किसने किया ना, इस लोन पेयर ने, है ना, ये जो लोन पेयर है इसने इसको क्या कर दिया, बेंड कर दिया। ठीक है, तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। जितने लोन पेयर यहां पे बढ़ते जाएंगे ना उतना ज्यादा ये बेंड होता जाएगा, यानी कि बॉन्ड एंगल घटता जाएगा। ठीक है, तो इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, इसका भी 180 डिग्री, इसका भी 180 डिग्री, और इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, इसका बॉन्ड एंगल जो है वो लेस देन 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। ये इसकी व्याख्या दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32, ICl2 माइनस में आयोडीन की संकरण अवस्था कितनी है, इसमें ICl-2 में। ठीक है, ICl2 माइनस में, तो हमें पता है कि आयोडीन में अंतिम कोष में, संयुक्ता कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इसने ले रखा तो कितने हो गए, 8। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन ने सिग्मा बॉन्ड बना लिए, तो 2 तो बन गए सिग्मा बॉन्ड। अब 2 अगर सिग्मा बॉन्ड बन गए तो पीछे कितने बच गए, 6। 6 से कितने लोन पेयर बन गए, 3 लोन पेयर बन गए, तो टोटल कितने हो गए, 5। अब 5 किस में बढ़ रहे हैं, देखो इसमें 2 कक्षक बन रहे हैं S और P, इसमें sp2 3 कक्षक बन रहे हैं, इसमें 4, इसमें कितने बन रहे हैं, 4। तो संकरण कौन सा हो गया, sp3d संकरण इसका हो गया। आंसर नंबर कितना हो जाएगा इसका, 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अपन, है ना। जैसे अपने ये निकाला, इसी प्रकार से जो अपने पीछे क्वेश्चन किया था ना, सल्फेट वाला, फॉस्फेट वाला, उनका भी संकरण आप इसी टाइप से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने ये क्वेश्चन किया था, ये एक जो है अपने किया था, वहां मैंने सबका नहीं निकाल के बताया था, मैंने सोचा क्या पता ज्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये रहा। ठीक है, इसका अपने कहा था sp3 होगा, इसका dsp2 होगा। इसी प्रकार अपने यहां भी निकाल सकते हैं इसका, है ना। इसमें देखो सल्फर, सल्फर पे क्या है, -2 है, तो 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। 8 में से 4 तो क्या बन जाएंगे, सिग्मा बन जाएंगे। ठीक है, अब एक ऑक्सीजन जुड़ने के लिए कितने काम में लेती है, 2। कितने काम लेती है, 2। तो यहां पर कोई लोन पेयर नहीं बचेगा, तो 4 सिग्मा हो गए प्लस 0 क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। तो 4 सिग्मा, तो ये कैसा हो गया, sp3 हो गया। ठीक है, और sp3 है तो सीधी सी बात है, ये समतलित हो ही नहीं सकता, और समतुल्य नहीं हो सकता, कैसा होगा, चतुष्फलकीय होगा। इसी प्रकार इसमें बात करें तो इसमें कितने होते हैं, 5, 5 और 3 कितने हो गए, 8। 8 में से 8 चले जाए तो ये भी कैसा होगा, sp3 होगा। तो ये भी जो है चतुष्फलकीय होगा, वर्ग समतलीय नहीं हो सकता ना। तो वैसे इसकी चर्चा अपने को यहाँ पे करनी चाहिए थी, लेकिन बाई चांस कोई जल्दबाजी में रह गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये अपनी इसकी बात होगी, क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर चलिए अपन 33, अंतः अणु का हाइड्रोजन बंध उपस्थित है फिनोल में, ऑर्थोक्लोरोफिनोल में, मेटाक्लोरोफिनोल में और पैराक्लोरोफिनोल में, है ना। तो अंतः अणु फिनोल क्या होता है, फिनोल ये। ठीक है, ऑर्थोक्लोरोफिनोल कौन सा होगा, ऑर्थोक्लोरोफिनोल ये होगा। ठीक है, मेटा यहां पर आ जाएगा और पैरा यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो अंतः अणु मतलब एक ही अणु में हाइड्रोजन और अधिक विद्युत ऋणी के बीच में कहां पे होगा, ऑर्थोक्लोरोफिनोल में होगा। तो आंसर नंबर क्या होगा, 2 नंबर होगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड के जो प्रकार है उन पे ये चर्चा कर रखी है आगे, देखो, है ना। अंतःअणु हाइड्रोजन बंध, ये बंध एक ही अणु में पाया जाता है। इस बंध से अणु में वल्य का निर्माण होता है, किलेशन होता है, जिससे वल्यता घट जाती है और गलनार क्वथनांक घट जाते हैं, अम्लीय सामर्थ्य में वृद्धि होती है। अन्य उदाहरण ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में पाया जाता है, सैलिसिलिडिहाइड में पाया जाता है, 2,6 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोएट में भी पाया जाता है। अंतराणविक H बंध के कारण यौगिक के गलनांक और क्वथनांक क्या करते हैं, बढ़ते हैं। अंतराणविक के कारण तो बढ़ते हैं और अंतःअणु के कारण क्या करते हैं, घटते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे पूरा कंप्लीट अपना होता है इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, XeO4 में X की जिनोन की संकरण अवस्था तथा आकृति क्या होगी, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है, एक प्रश्न करेंगे अपन तो इसमें सारे के सारे कंसेप्ट हमारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो देखो XeOF4, है ना, तो पहले इसका संकरण निकालते हैं, XeOF4। तो देखो जिनोन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कोष में 8 होते हैं। ठीक है, 8 में से एक तो सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन ने बना लिया और 4 ये बना लिए, तो कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए, 5। अब इस 5 में इलेक्ट्रॉन कितने काम में आ गए, देखो एक ऑक्सीजन जोड़ने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन काम में लेती है और 4 फ्लोरीन जोड़ने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन काम में लेगी, 4। 4 2 कितने हो गए, 6 हो गए, है ना। तो 6 पीछे कितने बच गए, 2 बच गए। 2 का क्या बन जाएगा, एक लोन पेयर बन जाएगा, यानी कि 5 रे कितने हो गए, 6 कक्षक हो गए। ठीक है, अब 6 कक्षक हो गए तो या तो 6 कक्षक किस में, देखो 3 रे 4 ये भी नहीं हो सकता, 3 2 5 रे 6 ये हो सकता है, 3 रे 4 ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, sp3d। अब स्ट्रक्चर इसकी कैसे होगी, वर्गाकार पिरामिडीय। अब वर्गाकार पिरामिडीय कैसे होगा, देखो जिनोन, है ना, जिनोन में 4 फ्लोरीन, तो ये चारों फ्लोरीन वर्ग के चारों कोनों पर स्थित रहेंगे।
ठीक है, एक ऑक्सीजन ये रही और एक इस पे लोन पेयर है, तो ये कैसी होगी, ये वर्गाकार पिरामिडीय आकृति इसकी हो गई। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, NO2 माइनस में NO यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बंध क्रम कितना है। ठीक है, तो अगर ऐसे अणु का आपसे पूछ ले, है ना, जैसे ये बहुपरमाणुक अणु है, इनका बंध क्रम निकालना अगर आपसे पूछ ले तो आप कैसे निकालेंगे, है ना। तो बहुपरमाणुक अणु का बंध क्रम निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो बहुपरमाणुक अणु है उसकी स्ट्रक्चर बनानी है आपको, एक काल्पनिक स्ट्रक्चर, चाहे आपको आए चाहे ना आए, है ना। तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी। ठीक है, इस पे देखो, है ना, एक माइनस चार्ज है, ये हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें टोटल बॉन्ड गिनने हैं, तो कितने हैं, 1 2 और 3। ठीक है, अब ये देखना है कि इसकी अनुनादी संरचना कितनी हो सकती है। तो अनुनादी संरचना कितनी हो सकती है, देखो ये माइनस यहां आ सकता है या फिर यहां आ सकता है, यानी कि 2 जगह माइनस जा सकता है। तो अनुनादी संरचना कितनी बन सकती है, इसकी 2 बन सकती है, और 2 बनाएगी तो इसका 3/2 यानी कितना आ जाएगा, 1.5। आंसर कितना हो जाएगा, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक भी हमने बुक में दे रखी है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी आपको बहुपरमाणुक अणु दे रखे हैं उसकी एक काल्पनिक संरचना बनानी है। काल्पनिक संरचना बनाने के बाद में उसके अंदर टोटल बॉन्ड गिन लेने हैं आपको, और बॉन्ड गिनने के बाद में उसके अंदर जो टोटल बॉन्ड्स है उसके अंदर उसकी अनुनादी संरचनाओं की भाग दे देनी है आपको, है ना। अगर अनुनादी संरचना बनानी नहीं है तो आपको ये देखना है कि जो ऋणात्मक चार्ज है वो कितने परमाणुओं पर घूम सकता है, जितने परमाणु घूम सकते हैं उतनी की संख्या उससे क्या कर दो, भाग दे दो, तो आंसर आपके पास है बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1.5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ClF3 में संकरण गैस है ना, ClF3। ठीक है, सेंट्रल एटम कौन हो गया, क्लोरीन हो गया। क्लोरीन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। 7 में से 3 सिग्मा बॉन्ड बना ली, पीछे कितने बच गए, 4, यानी कि 3 तो बन गए सिग्मा बॉन्ड और 4 की क्या बनेंगे, 2 लोन पेयर, तो कितने हो टोटल, 5। अब 5 किस किस में है, देखो एक तो इसमें 3 4 2 6 ये नहीं हो सकता, 2 3 1 4 ये नहीं हो सकता, 3 2 5 1 6 ये नहीं हो सकता, 3 4 1 5, तो आंसर नंबर कितना हो जाएगा इसका, 2 नंबर आंसर हो जाएगा, sp3d होगा, है ना। तो ऐसे प्रश्न करते समय हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, बस इसी ट्रिक से अपने को क्या करना है, सोल्व करना है और बहुत जल्द ही आंसर इसके निकालने हैं अपने को। क्वेश्चन नंबर 37, H2S में बंद कोण कितना होता है। ठीक है, H2S में बंद कोण कितना होता है, तो H2S में जो बंद कोण होता है वो होता है आपका 91 डिग्री 30 आर्क मिनट होता है। आंसर नंबर कितना आ जाएगा, 3 नंबर आ जाएगा। ये एनसीईआरटी से डाटाबेस क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये अपने थोड़े से क्वेश्चन जो डाटाबेस वाले ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनको अगर अपन याद रख लें तो हमारे लिए अच्छा फायदा हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में क्या पता है ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सर्वाधिक द्विध्रुव आघूर्ण वाला अणु कौन सा है, इनमें से ऐसा कौन सा अणु है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो हमें इन सब की क्या करनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर बना करके देखनी पड़ेगी, है ना। तो देखो अगर बात करें NH3 के लिए, तो NH3 में 3 तो हाइड्रोजन है, 1 2 और 3, और एक इस पर क्या होता है, लोन पेयर होता है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण दिशा आप जानते हो, लेस En2 मोर En होती है, तो इसकी दिशा कैसे होगी, इसकी ऐसे होगी, इसकी ऐसे होगी, इसकी ऐसे होगी, और लोन पेयर है ना, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की ओर होती है, इसकी ऐसी होगी। तो इन तीनों का जो परिणामी है वो कहीं ना कहीं यहां पर आएगा, यहां पर आएगा। ठीक है, बात करें NF3 की, तो ये नाइट्रोजन, ये 3 फ्लोरीन, 1 2 और ये 3, और ये इसका एक लोन पेयर। तो इसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण दिशा निकालेंगे तो वो क्या होती है, लेस N2 मोर N, यानी कि अब की बार कैसी होगी, ऐसे, इसमें कैसी होगी, ऐसे, इसमें कैसी होगी, ऐसे, और इसकी कैसी होगी, ऐसे। इन तीनों का परिणामी कहां पे आएगा, यहां आएगा। लेकिन देखो इसको कुछ ना कुछ ये कैंसिल कर देगा, है ना, यानी कि जो द्विध्रुव आघूर्ण जो अमोनिया का होगा वो द्विध्रुव आघूर्ण, है ना, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड से ज्यादा होगा। देखो इधर तो सारे जुड़ रहे हैं, इधर देखो ये इन तीनों परिणामी जो आएगा ये इसको क्या करेगा, घटाएगा। ठीक है, बात करें CO2 की, तो CO2 संरचना कैसी होती है, ऐसी होती है, तो इसके कारण ऐसे, इसके कारण ऐसे, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार हमने CH4 का निकाल के देखा था, ये भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो सबसे ज्यादा, अब 2 में तो 0 हो गया, अब इन दोनों में सबसे ज्यादा किस में आएगा, NH3 में आएगा, क्योंकि इसमें द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या है, एक ही है सब में, है ना। किसकी वजह से, ये लेस N है और ये यहां पर मोर N है, तो लेस N होने से दिशा इधर हो गई, ठीक है ना, और इसमें मोर N ये होने से दिशा किधर होगी, इधर होगी, तो इसलिए कुछ परिणामी यहां पे घट जाता है। तो आंसर नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी बुक में भी शायद व्याख्या दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, ये देखिए ये व्याख्या इसकी दे रखी है। ठीक है, इसका मान पूछ ले आपसे, तो इसके लिए होता है 1.47 डिवाई और इसके लिए होता है 0.24 डिवाई होता है। ठीक है, क्योंकि वहां ये जो है कुछ रिजल्टेंट इसका इसकी वजह से घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु जिसका बंध क्रम 3 है ना,
तो 3 बंद क्रम किसका होगा? जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, हमने ट्रिक लिखी थी। ठीक है, ट्रिक आपको याद हो तो हमने लिखा था, इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखी थी 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, इधर भी फिर हमने घटा करके लिखी थी 13, 12, 11, 10, 9 और 8। हमने कहा था कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 उसका बंध क्रम कितना होता है? 3 होता है। ठीक है ना, ये है, ठीक है, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पर क्या लिखेंगे अपन? बॉन्ड ऑर्डर। फिर इधर क्या करते जाएंगे? 0.55 घटाते जाएंगे, 2.5, फिर ये 2, फिर 1.5, फिर 1, फिर 0.5, फिर ये 0। इधर भी एक एक घटाते जाएंगे, तो ये 2.5, फिर 2, फिर 1.5, फिर 1, फिर 0.5 और फिर ये 0। ठीक है, तो 3 बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 14 होंगे। इसमें तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें तो नहीं होगा। इसमें कितने हैं? 14 है तो इसका होगा। इसमें कितने हैं? 16 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। इसमें कितने हैं? है ना, 4 होने चाहिए, 4 में से चला गया 3 है तो इसका भी जो है 3 नहीं होगा। तो आंसर नंबर कितना हो जाएगा? 2 नंबर आंसर हो जाएगा। एशिप 2011 में पूछा गया, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, तो अगर सिंपल से मोनोएटॉमिक, है ना, या डाइएटॉमिक आ जाते हैं तो हम इस ट्रिक से निकाल लेंगे। ठीक है, अगर बहुपरमाणु अणु आ जाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे? जो हमने निकाली थी ना, अभी पीछे ट्रिक किया था, NO2 वाली निकाला था हमने, उस तरीके से हमने निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 नंबर, XeF4 हेतु सत्य कथन है ना। तो इसमें संकरण की बात करें, संकरण कैसा होगा XeF4 में? तो XeF4 में 8 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं इसके स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, जिसमें 4 ने सिग्मा बॉन्ड बना ली थी, कितने बच गए? 4, है ना। तो 4 तो हो गए सिग्मा बॉन्ड और 2 क्या हो गए? लोन पेयर। या टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। 6 हो गए तो 3, 2, 5 1, 6, है ना। 3, 4, 4, 1, 2, 2 और 3, 5 ये नहीं होगा। 3, 2, 3, 2, 3, 6 ये हो सकता है। 3, 2, 5 ये हो सकता है ना। 3, 2, 5 रह गए 6 ये हो सकता है। अब ये कह रहा है कि इसमें देखो 2 लोन पेयर है। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी ना, तो अगर स्ट्रक्चर बनाए तो XeF में 4 फ्लोरीन परमाणु तो चारों वर्ग के इस कोने पे स्थित होंगे और 2 लोन पेयर अपने अधिकतम प्रतिकर्षण को लिए हुए ऐसे होंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगी। ठीक है, तो वर्गाकार समतल, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, 2 लोन पेयर है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल सही बात है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। देखो sp3d2 संकरण होगा, है ना। डी कक्षक बाहर वाले क्यों होंगे? क्योंकि फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन हमें पता है कि वीक लिगेंड होता है, तो डी कक्षक बाहर वाले भाग लेंगे। ठीक है, तो ये बाह्य चक्रण है ना। आउटर स्पिन जो है ये कॉम्प्लेक्स है, वर्गाकार समतल है, बिल्कुल देख लो। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये देखो 2 लोन पेयर है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये देखो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो आंसर नंबर कितना हो जाएगा इसका? 1 नंबर आंसर हो जाएगा। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होगी? नहीं होगी। अष्टफल क्या होगा? नहीं होगा। वर्गाकार पिरामिडीय होगा? नहीं होगा। 3 इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, ये बात गलत होगी ना। वो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी गलत हो गई। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका कौन सा? 40। नेक्स्ट चले 41 नंबर क्वेश्चन पे। SF4 अणु की आकृति कैसी होगी ना, तो SF4 अणु अगर बनाए अपन, तो SF4 में हमें पता है कि 6 तोते हैं सल्फर के संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 में से 4 ने सिग्मा बॉन्ड बना लिए फ्लोरीन वालों में, तो पिछले इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 2। तो 4 तो हो गए इसमें सिग्मा बॉन्ड और एक क्या हो गया? लोन पेयर। तो टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। तो 5 के लिए क्या होगा? sp3d या dsp3। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसकी आकृति कैसी होगी। ठीक है, तो SF4 की अगर आकृति बढ़ाए तो SF4 में हमें पता है कि 4 तो फ्लोरीन परमाणु है, तो 2 फ्लोरीन तो ऐसे 180 डिग्री कोण पे और बाकी 2 फ्लोरीन जो है ऐसे अपने प्रतिकर्षण को न्यूनतम करते और ये लोन पेयर है, ऐसे हो जाएगा। इसकी आकृति देखो कैसी होगी? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, विकृत चतुष्फलकीय, या समतल वर्गाकार, या फिर इसकी जो है वर्गाकार पिरामिडीय होगी। तो इसकी आकृति कैसी होगी, है ना। तो इसकी आकृति होगी विकृत चतुष्फलकीय होगी। देखो ये 4 है तो विकृत चतुष्फलकीय इसकी आकृति होगी। ठीक है ना, क्योंकि देखो 4 के लिए sp3 होना चाहिए, लेकिन एक लोन पेयर बने आड़े की वजह से ये क्या हो गया? ये विकृत चतुष्फलकीय हो गया। ठीक है, तो आंसर नंबर 2 हो जाएगा। इसकी जगह अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता ना, सीसा लिखा होता, सीसा, तो अपन वो भी आंसर इसका क्या मानते? सही मानते। तो हम तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेंगे। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी तो हो ही नहीं सकती, समतल वर्गाकार हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, क्योंकि इसमें अगर चारों एक वर्ग के कोने पे आ जाएंगे तो एक लोन पेयर एक ऊपर रहेगा। वर्गाकार पिरामिडीय नहीं हो सकती। ठीक है, तो विकृत चतुष्फलकीय इसकी आकृति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये एस संकरण कैसा हो गया? sp3d हो गया, ये अपने इसका निकाल दिया था sp3d। ठीक है, ये इसकी पूरी पूरी व्याख्या दे रखी है। विकृत चतुष्फलकीय कह दो या इसको सीसा कह दो इसको। ठीक है ना, ये सारी बात इसमें होगी। ठीक है ना।
अब देखो sp3d में निरक्षीय है या विषुवतीय है। sp3d2 में जो इलेक्ट्रॉन युग्म कहां पे होगा, अक्ष पे होगा। देखो sp3d में होगा निरक्षीय यानी कि विषुवतीय पे, और sp3d2 में कहां पे होगा, अक्ष पे होगा। sp3d3 में यदि एक लोन पेयर है तो निरक्षीय होगा, दो हो तो अक्षीय होगा। और sp3d में अक्षीय बंध लंबाई जो है वो निरक्षीय बंध लंबाई से ज्यादा होती है, और sp3d3 में निरक्षीय बंध लंबाई जो है अक्षीय बंध लंबाई से ज्यादा होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे स्टेटमेंट यहाँ पे जो है दे रखे हैं कि कहां पर इलेक्ट्रॉन जो है अक्षीय स्थिति में होगा, कहां पे निरक्षीय स्थिति में होगा। इनकी चर्चा यहाँ पर एक जगह कर रखी है। ऐसे प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछे जाने लग गए हैं भी, है ना भी। इस प्रकार के संकरण में इलेक्ट्रॉन की स्थिति अक्षीय होगी कि निरक्षीय होगी, तो ये सारे कंसेप्ट मैंने यहाँ पर एक जगह दे रखे हैं। ठीक है, SF4 में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो निरक्षीय स्थिति पर होता है। प्रश्न नंबर 42, निम्न में से सबसे बड़ा बंध कौन सा है? सबसे बड़ा बंध कौन सा है ना, तो सबसे बड़ा बंध तो ये होगा कार्बन और आयोडीन के बीच वाला, क्योंकि आयोडीन परमाणु का साइज बहुत बड़ा होता है, और साइज बहुत बड़ा होगा तो इसका बॉन्ड भी बहुत बड़ा होगा, यानी कि बॉन्ड लेंथ सबसे अधिक होगी इसकी। सर्वाधिक प्रतिकर्षण किस में होता है ना, तो देखो प्रतिकर्षण का अगर आपसे क्रम पूछ ले तो सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होता है लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में। उसका बाद में प्रतिकर्षण जो होता है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे जो कम प्रतिकर्षण होता है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। तो सर्वाधिक प्रतिकर्षण किसके बीच में होगा, लोन पेयर के बीच में होगा। इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच में होता है, और इसका क्रम भी आपको बता दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, O2 N2 Li2 He2 के बंध क्रम क्या है ना। तो O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं, 2 4 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी। ठीक है, तो 16 के लिए अभी पता है कि 14 के लिए कितना होता है, 3 होता है, तो 15 के लिए 2.5, 16 के लिए 2, तो इसका कितना होगा 2। ठीक है, तो इसका 2 आएगा, उसका 3 आएगा, 2 और 3 तो एक ही ऑप्शन में। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा 1, इसका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। बाकी निकाल के देख लेते हैं अपन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, ठीक है, और सिग्मा स्टार 2s0। 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 तो 6 हो गए। ठीक है, तो अब इसमें 1/2 है ना, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4, नॉन बॉन्डेड कितने हैं 2, तो 2/2 यानी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये तो किस में आ गया, ये आएगा Li2 में। ठीक है, इसी प्रकार आपसे पूछ ले किसमें, He2 के अंदर। He2 के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो 4 कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। तो अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो Nb माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 0/2 यानी कि 0 आ जाएगा। यानी कि He2 अणु का अस्तित्व नहीं होगा, जिसके लिए लो आपके बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 होती है, उस अणु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। तो आंसर कितना हो गया, नंबर 1 नंबर आंसर हो गया। ये सेकंड ग्रेड 2011 इंग्लिश मीडियम में एक आया हुआ प्रश्न है। फिर प्रश्न नंबर 46, सर्वाधिक ध्रुवित आयन कौन सा है ना, तो जो सबसे ध्रुवित फायंस के नियम के अनुसार जितना बड़ा ऋणायन होगा उसमें ध्रुवण की क्षमता उतनी ज्यादा होगी, जितना छोटा धनायन होगा उसकी ध्रुवण क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो यहां सबसे बड़ा ऋणायन कौन सा है, आयोडाइड है, इसलिए सबसे अधिक ध्रुवित भी कौन सा होगा, आयोडाइड होगा। और इसी के अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या होंगे, सहसंयोजी लक्षण उत्पन्न होंगे। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अनुचुंबकीय कौन सा, अनुचुंबकीय मतलब जिसमें क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है ना, जिसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनुचुंबकीय होंगे। ठीक है, अब देखो O2 की बात, O2 माइनस की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे टोटल, 16 रह के 17। इसमें कितने आएंगे, देखो क्लोरीन में कितने होते हैं 17 रह के 18, इसमें कितने होंगे 8 6 14, इसमें कितने होंगे जो आपके 8 और 7 15, 15 में से 14। तो विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन किस में, O2-2 में, और O2-2 के अंदर है, सीधी सी बात है इसके अंदर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। अब हमें इसका पता जो है कैसे करना है, हमें इसका जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणु कक्षा सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो जब लिखेंगे तो हम ये देखेंगे, ये प्रतिशत क्रम ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसमें पाई स्टार 2π जो कक्षक है ना, प्रतिबंधी पाई स्टार 2py जो कक्षक है उसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, इसी वजह से ये कैसा होता है, ये जो है आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से अनुचुंबकीय होता है। फिर पूछ रहा है प्रतिचुंबकीय स्पीशीज कौन सी है, यानी कि ऐसी कौन सी इसमें जो है स्पीशीज है जिसके अंदर सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ना। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17, इसके अंदर कितने हैं 16 रह के 15, इसके अंदर कितने हैं 16 2 18, इसमें कितने हैं 16। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इनमें जो है प्रतिचुंबकीय कौन सा, सारे के सारे जो है युग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें आएंगे, वो आएंगे O2-2 के अंदर, यानी कि आंसर नंबर क्या होगा इसका 3 होगा। तो हमें क्या करना है, हमें इसका जो है MOT के अनुसार, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार
इसका क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर सारे सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, C2 अणु में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी है। ठीक है, अगर C2 अणु बनाए है ना, तो C2 अणु का देखो देखो यहां अगर इसकी चर्चा करें, वैसे अगर हमें ये प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि MOT की अनुसार, MOT यानी कि आणविक कक्षा सिद्धांत के अनुसार, MOT के अनुसार C2 अणु में सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए था। ठीक है, तो अगर C2 अणु में अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख करके देखें, इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका लिख करके देखें, तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जो है, जो सिग्मा बॉन्ड है वो तो कितने आएंगे, 0 आएंगे। ठीक है, और पाई बॉन्ड कितने आएंगे, इसमें 2 आएंगे। तो आंसर कितना होगा, 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर जो इसके पी एक्स और पी वाई कक्षक जो है ना, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन दोनों के पार्श्वीय अतिव्यापन से, पार्श्वीय अतिव्यापन से जो है क्या करते हैं, ये जो है पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो इसमें पाई बॉन्ड 2 होंगे और सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, इसमें 1 होगा। ठीक है, 1 मिनट। ठीक, अच्छा इसकी बात कर लेते हैं अपन, है ना। तो C2 अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखे अपन, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 12 होंगे। 12 के लिए क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, उसके बाद में आगे इसमें जो आएगा वो आएगा आपके पाई 2px, पाई 2px2 बराबर पाई 2py2। ठीक है, और फिर इसमें सिग्मा 2pz 0 आएंगे, है ना। 2 तो 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12। ठीक है, अब देखो इसके px और py कक्षक में क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा। इन दोनों के बीच में है ना, ये जो px और जो py है, इन दोनों के पार्श्व अतिव्यापन से यहां पर क्या बनेंगे, 2 जो है पाई बंध का निर्माण होगा। इसलिए इसमें सिग्मा बंध 0 होंगे और पाई बंध कितने होंगे, 2 होंगे। ये बात किसके लिए हो रही है, ये बात हो रही है आपके MOT के अनुसार। लेकिन सीधा अगर अपन देखें तो हमारा जो स्पष्ट आंसर होता है कि इसमें एक तो सिग्मा है और 2 क्या है, इसमें पाई बॉन्ड होता है। तो हमारा आंसर ये होना चाहिए। लेकिन ये प्रश्न जो पूछा गया था वो MOT के अनुसार पूछा गया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार पूछा गया था। ध्यान रखना इस चीज का अपने, ये इसका दे ही रखा है अपने को। ठीक है, ये देखो इसकी व्याख्या दे रखी है अपने उसमें। ठीक है, कि C2 अणु में 2 इलेक्ट्रॉन बंदी आणविक कक्षक px और py उपस्थित है, अतः इनके पार्श्व अतिव्यापन से 2 पाई बंध बनेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रश्न है, स्पीसीज जिसमें बंध क्रम समान है। ऐसी इसमें कौन सी स्पीसीज है जिसके अंदर बंध क्रम क्या है, इसका समान है। तो समान बंध क्रम वाली स्पीसीज कौन सी होगी। ठीक है, देखो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, सीधी सी बात है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14 है। क्लोरीन में कितने हैं, 34 है, तो सेम नहीं होंगे, सीधी सी बात है। ठीक है ना। O2+2 में कितने हैं, ठीक है 16, 16 में से 2 गए, पीछे कितने बच गए, 14। ठीक है, और इसमें कितने हो गए, 18। इसके अंदर भी समान नहीं है। इसमें कितने हो गए, 15, 15 में से 1 गए, पीछे कितने बच गए, 14, 8 से 14। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन संख्या समान है, तो इसका बंध क्रम भी क्या होगा, समान होगा, है ना। देखो कितनी एग्जाम्स में प्रश्न आया हुआ है, सेकंड ग्रेड 2013 में आया हुआ है, स्कूल लेक्चर 2015 में आया है, केमिस्ट्री 2021 में आया है, टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री 2016 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर, टी आकृति वाला अणु कौन सा है, इनमें से ऐसा कौन सा अणु है जिसकी आकृति टी शेप होती है ना। तो BF3 की बात करें तो BF3 जो है ये तो कैसा होता है, ये तो त्रिकोणीय है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, इस टाइप से होता है। NH3 जो है ये sp3 संकरण होता है, इसमें संकरण कैसा है, sp2 है। तो ये कैसा होता है, ये तो होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, H3O+ में देखो क्या संकरण आएगा, इसमें ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 8 में से 1 तो चला गया पीछे, पीछे कितने बच गए आपके, 7, 7 में से 3 सिग्मा बॉन्ड बढ़ गए हाइड्रोजन के द्वारा, और 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 लोन पेयर हो गए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपके 5, 5 का क्या आएगा, sp3d। तो ये भी जो है आपका टी शेप नहीं होगा। CL3 के अंदर बात करें तो इसमें देखो कितने, 7, 7 में से 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए, पीछे 4, 4 का 2 लोन पेयर बन गए, और 2 लोन पेयर बन गए। तो ये कैसा होगा, ये sp3d होगा, और sp3d होगा तो इसकी आकृति
जो है इस प्रकार से होगी। एक, दो और तीन, ये 2 लोन पेयर। तो ये देखो ये टी से बन गया। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका? 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था, काफी अच्छा प्रश्न है, ये बार बार आता है ना। 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर के, 2 लोन पेयर के है ना, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 2 लोन पेयर हो जाएंगे ये 2। ठीक है, तो sp3d बनेगा ये। नेक्स्ट है XeF6 अणु की आकृति कैसी होगी? तो XeF6 अणु की आकृति बनाए तो Xe, ये F, ये F, ये F, ये F और ये F और ये 6 अणु। ठीक है, अब देखो 6 जुड़ गए से, अब पीछे 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। 2 इलेक्ट्रॉन का क्या बन जाएगा? एक लोन पेयर बन जाएगा इस टाइप से। तो इसकी आकृति क्या षटकोणीय होगी, त्रिकोणीय, द्विपिरामिडीय होगी, या फिर इसकी आकृति जो है आपके नियमित अष्टफलकीय होगी या फिर विकृत अष्टफलकीय होगी, है ना। तो देखो सीधी अष्टफलकीय होनी चाहिए थे, लेकिन लोन पेयर की वजह से ये कैसी हो जाएगी? ये विकृत अष्टफलकीय हो जाएगी। ये सेकंड ग्रेड 2013 में आया हुआ प्रश्न है और ये इसकी व्याख्या भी दे रखी है। ठीक है, पंचकोणीय द्विपिरामिडी जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडी थी इसलिए नहीं थी, ये पंचकोणीय द्विपिरामिडी होगी, है ना। विकृत किस वजह से होगी? ये लोन पेयर की वजह से होगी। अगला प्रश्न है इसमें, अनुचुंबकीय अणु कौन सा है? ठीक है, क्या नाइट्रोजन वाला है? अगर इन सब के इलेक्ट्रॉन लिख करके देखें, अपन इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख करके देखें, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के प्रतिबंधी आणविक कक्षक में, ठीक है, पाई स्टार 2px, इसका जब इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे तो या तो पाई स्टार 2px में या फिर इसके पाई स्टार 2py में क्या होता है? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये कैसा होता है? अनुचुंबकीय होता है। ये प्रश्न पीछे भी एग्जाम में आया हुआ है और अब देखो सेकंड ग्रेड 2015 में भी आया हुआ है। ये हमें इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख करके देखना पड़ेगा एमओटी के अनुसार। देखो ये इस टाइप से, या तो पाई स्टार 2px में या पाई स्टार 2py में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अणु की आकृति निर्धारित नहीं होती सिग्मा बंध से, पाई बंध से, लोन पेयर से, सभी सिग्मा और पाई बंध से। ठीक है ना, तो सिग्मा बंध से बिल्कुल निर्धारित होती है, क्योंकि जब हम संकरण निकालते हैं तो सिग्मा बंध यूज करते हैं, लोन पेयर भी यूज लेते हैं, लेकिन पाई बंध की हम वहां पे कोई चर्चा नहीं करते। तो पाई बंध जो है वो आकृति निर्धारण में भाग नहीं लेते हैं। प्रश्न नंबर 54, सहसंयोजक गुणों का सही क्रम कौन सा है? इस टाइप का प्रश्न जो है सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2024 में भी आया था। ठीक है, अब देखो सहसंयोजक गुण, वही सेम बात है कि हम यहाँ पर क्या देखेंगे? हम यहाँ पर देखें दुर्णता। ठीक है, फायंस नियम का प्रयोग करेंगे और फायंस नियम के अनुसार हम क्या कहेंगे कि दुर्णता जो है जितनी ज्यादा होगी उस अणु के अंदर सहसंयोजी लक्षण भी उतने ही ज्यादा होंगे। अब दुर्णता किस पे निर्भर करती है? दुर्णता जो है वो निर्भर करती है ऋणायन के तो आकार के, ऋणायन का आकार, और धनायन के आकार के क्या होगी? वैध क्रमपाती होगी, धनायन का आकार। ठीक है, और आकार हमें पता है चार्ज पर कैसे निर्भर करता है? ऋणायन पर चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका आकार उतना ज्यादा होगा, धनायन पर चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका आकार उतना ही कम होगा। ठीक है, तो अब अगर इन सब में बात करें तो यहां धनायन है Mg+2, यहां है Na+, यहां है Al+3, यहां है Sn+4। ठीक है, देखो सबसे छोटा धनायन किसमें? Sn+4 में, और Sn+4 में तो सीधी सी बात है इसका साइज क्या होगा? सबसे छोटा होगा। उसके बाद में कौन आना चाहिए फिर, है ना? उससे बड़ा कौन सा होगा? Al+3, उससे बड़ा कौन सा होगा? Mg+2, और सबसे छोटा कौन सा होगा? Na+। क्यों? क्योंकि इस पर धनावेश की मात्रा सबसे कम है। तो Sn के बाद में AlCl3, AlCl3 के बाद में Mg के बाद में NaCl, यानी कि आंसर नंबर कितना हो जाएगा इसका? 3 नंबर आंसर इसका हो जाएगा, है ना। तो ये फायंस के नियम पर आधारित एक प्रश्न है। ठीक है ना, ये प्रश्न जो है फायंस नियम पर आधारित है और संस्कृत एजुकेशन 2024 में भी ऐसा प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, H2O SF6 PCl5 में केंद्रीय परमाणु संकरण अवस्था क्या है ना? तो H2O की संकरण अवस्था कैसे निकालेंगे? H2O के अंदर हमें पता है टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन में? 6 होते हैं, सॉरी, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। तो 6 में से 2 तो सिग्मा बॉन्ड बन गए, तो पीछे कितने बच गए? 4 बच गए, यानी कि 2 सिग्मा बॉन्ड और 4 के 2 लोन पेयर बन जाएंगे, तो 4 टोटल बन गए। तो 4 का संकरण कैसा आएगा? sp3 आएगा। इसी प्रकार अगर SF6 का निकालें तो SF6 में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 के 6 सिग्मा बॉन्ड में काम आ गए, तो 0 बच गए, यानी कि 6 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, तो 6 का क्या आएगा? sp3d2, है ना। वीक लिगेंड है तो D2 बाहर वाला कक्षक बनेगा। ठीक है, उसके बाद में है PCl5 में वही 5 सिग्मा होंगे और 0 लोन पेयर होंगे, तो ये भी कैसा होगा? ये भी sp3d होगा। 3 4 1 5, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर आंसर हो जाएगा।
सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2018 में आया हुआ पर्सन है ना। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल पर्सन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब बात करें अगर इनसे आपसे आकृति दे तो वो भी हमने यहाँ पे एक साथ दे रखी है, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखने वाली बात है, जो PCl5 है ठोस अवस्था में PCl4 प्लस चतुष्फलकीय रूप में और PCl6 माइनस अष्टफलकीय ज्यामिति में पाया जाता है। ये एनसीईआरटी में बात लिखी हुई है, कभी कभार एग्जाम में पूछ सकता है, हमें ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रश्न नंबर 56, जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना करो यदि इसका परमाणु क्रमांक 25 है। परमाणु क्रमांक क्या है? 25 है। द्विसंयोजी का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो पीछे कितने बच गए? इसके 3 बच गए, 23 बच गए। तो 23 के लिए अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखें तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3p6 4s2 3d3, यानी कि इसमें आयोनिक इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? देखो 2 तो 4 से 10, 2 12 से 18, तो 20 से 3 23 हो गए, ठीक है। अगर 23 हो गए तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? परमाणु क्रमांक इसका 25 है। जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना करो यदि इसका परमाणु क्रमांक 25 है, ठीक है। 25 है तो यहां पे क्या आएंगे इसके? 3d5, ठीक है। द्विसंयोजी तो ये 2 वाले चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 4s 0 3d5 आएगा। 3d5 मतलब अब यहाँ पे आयोनिक इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके? 5 हो गए। 5 हो गए तो चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे। तो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू बराबर n इंटू n प्लस 2। तो n का मान कितना हो गया? 5 5 प्लस 2, आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर, है ना। बोर मैग्नेटोमीटर इसकी क्या होती है? इकाई होती है ना। द्विसंयोजी है तो ये 4s वाले क्या करेंगे? चले जाएंगे, तो 4s2, ठीक है। 2 तो 4 चले आएंगे। ये इसकी व्याख्या दे रखिए, सुमिलित कीजिए, ठीक है। अब इनके बंध क्रम की बात करें, आकृति की बात करें, और इसमें अच्छा आकृति और बंध क्रम की ही बात हो रही है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जैसे NO3 माइनस दे रखा है, तो NO3 का अगर बात करें तो NO3 की आकृति, पहली बात है रेखीय होगी क्या? आकृति कभी भी इसकी रेखीय नहीं होगी, ठीक है। बंध कोण निकाले, इसका बंध क्रम निकालेंगे। तो बंध क्रम कैसे निकालेंगे? वही सेम बात है, हम इसकी एक रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे। 5 इलेक्ट्रॉन हमें बॉन्ड इसके बनाने हैं, ये 5 बन गए, ठीक है। कितने बन गए? 5 बन गए। अब ये -4 जो है ये यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है। तो बॉन्ड कितने बनेंगे? 1 2 3 4 4/3, यानी कि 1.33 आ सकता है। तो बंध क्रम तो इसका 1.33 आ सकता है, ठीक है। अच्छा, इसकी आकृति कैसी होगी? आकृति होगी इसकी त्रिकोणीय समतलीय, रेखीय नहीं होगी। इसकी आकृति कैसी होगी? इसकी आकृति होगी त्रिकोणीय समतलीय होगी, क्योंकि इसके अंदर कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। CO2 कैसा होगा? रेखीय होगा क्या? हाँ रेखीय होगा। अगर बंध क्रम की बात करें तो CO2 संरचना कैसी होती है? ऐसे होती है। तो टोटल बॉन्ड कितने होंगे इसमें? 4 होंगे। और अणु संरचना कितनी बन सकती है? एक ही बन सकती है, 2 बन सकती है, या तो यहां पर या यहां पर। तो बंध क्रम कितना आएगा इसका? 2 आएगा। तो ये तो कह रहा है 1.5, ये गलत हो गया। बंध क्रम कितना आएगा इसका? 2 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार बात करें अपन N3 माइनस की बात करें, किसकी बात करें अपन? N3 माइनस की। तो N3 माइनस में अगर बात करें N3 माइनस की, तो स्ट्रक्चर बनाए तो N, ठीक है। तो ये S है, ये माइनस हो गया, ठीक है। तो बॉन्ड कितने हो गए इसमें? 1 2 3 और 3 2 5 5, ठीक है। और बॉन्ड इसकी संरचना कितनी बन सकती है N3 माइनस की? 2 नहीं, इसमें सॉरी, एक मिनट, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगी। N डबल बॉन्ड N, ठीक है। 2 लोन पर इस पे होगी, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। 2 ही इस पर होंगे, ठीक है ना। तो कितने हो गए? 2 और 2 4/2। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा इसका? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर तो इसका सही है, लेकिन आकृति इसकी कैसी होगी? आकृति रेखीय नहीं होगी। आकृति इसकी सॉरी वी आकृति नहीं होगी, कैसी होगी? लीनियर, यानी कि रेखीय आकृति होगी, ठीक है। इसी प्रकार ओजोन की बनाए तो ओजोन की आकृति तो वी आकृति होगी। और बात करें बॉन्ड ऑर्डर की, ठीक है, ओजोन के बॉन्ड ऑर्डर की अगर बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर देखो ओजोन का कैसा होगा। ओजोन की स्ट्रक्चर बनाए तो ओजोन में इस टाइप से होगी, ठीक है। तो ये 2 और 1 3, ठीक है। या माइनस यहां पे आ सकता है, यहां पर। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा इसका? 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5, आकृति इसकी वी शेप है, तो सही सुमिलित कौन सा हो गया? 4 नंबर हो गया, ठीक है ना। तो ये प्रश्न हमारा
बॉन्ड ऑर्डर निकालने की कंसेप्ट भी क्लियर करता है, आकृति वाला कंसेप्ट भी क्लियर करता है, और हमें ये बताता है कि बहु परमाणु जो अणु है उनका बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें एक काल्पनिक संरचना बनानी है और उसमें कुल बंध गिन के और उस पर कितने जगह माइनस चार्ज घूम सकता है, उसकी अनोखी संरचना कितनी बन सकती है, उन सब की चर्चा आप आराम से कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारे इसकी व्याख्या जो है बुक में इस प्रकार से दे रखी है आपको। नेक्स्ट प्रश्न, पिरामिडीय है, इनमें से ऐसा कौन सा अणु जो है वो है जो क्या है, पिरामिडल है। ठीक है, तो पिरामिडली अणु इसमें से कौन सा है, देखो क्या H3O+ है क्या। ठीक है, तो H3O+ की बात करें तो इसका संकरण निकाले हम। ऑक्सीजन में 6 होते, 6 में से गया पीछे 5 बच गए, तो 5 में से 2 तो सिग्मा हो गए। ठीक है, सॉरी 3 सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा हो गए और एक लोन पेयर हो गया, तो ये कैसा होगा sp3। ठीक है, SF4 की बात करें तो 6 में से 4 तो सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा हो गए और एक लोन पेयर हो गया, तो ये कैसा होगा sp3d। ठीक है, ये कैसा होगा, ये होगा sp2 संकरण, तो ये तो कैसा होगा त्रिकोणीय प्लेनर होगा। और ये कैसा होगा, इसमें जो है 4 तो 6 यानी कि 6 सिग्मा होंगे इसमें, सीधी सी बात है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इसके आगे, सॉरी 6 2 8, 8 में से 6 चले गए पीछे, 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए और एक लोन पेयर बच गया, तो ये भी कैसा होगा sp3 यानी कि टेट्रागोनल होगी। अब ये पूछ रहा है कि इसमें से पिरामिडीय कौन सा होगा। ठीक है, तो पिरामिडीय कौन सा होगा, इसमें से पिरामिडीय होगा नंबर 1 H3O+। ठीक है, क्योंकि उसमें एक लोन पेयर है, ठीक है, और 3 हाइड्रोजन परमाणु है उसमें। ये इसकी व्याख्या दे रखी है, देखो संकरण कैसा है, इसमें sp3 है, इसमें sp3d है, संकरण की अपने बात ही कर लिए, इसमें sp2 है, सॉरी अपने कैसे कर लिए, 3 सिग्मा कार्बन के अंतिम, अच्छा 4 2 6, सॉरी मैंने इसमें ऑक्सीजन गिन ली यहाँ पे, 0 लोन पेयर, तो ये कैसा हो गया sp2 हो गया। ठीक है ना, 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन संयुक्ता कोष, और मैंने सारे इलेक्ट्रॉन गिन लिए गलती से, 4 और 2 6 है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एक ऑक्सीजन जोड़ने के लिए 2 का यूज करेंगे तो 6 के 6 जुड़ जाएंगे, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको अपने ये पिरामिडीय कह दो या इसको विकृत चतुष्फलकीय के भी अपने इसको कह सकते हैं, पहले वाले के H3O+ की आकृति को अपन। ठीक है, H2 और H2- में बंध क्रम क्या है, तो H2 के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, 2 के लिए क्या लिखोगे आप, सिग्मा 1s2 लिखोगे, 2 के लिए सिग्मा 1s2 यानी कि 1/2 2 - 0 यानी कि 2/2, इसका बॉन्ड नंबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि H2+ के लिए इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, 1 के लिए क्या लिखोगे, सिग्मा 1s1 यानी कि, ठीक है, 1 - 0/2 कितना आ जाएगा, ये 0.5। फिर H2- कितने इलेक्ट्रॉन, 3, तो इसमें क्या लिखोगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s यानी कि 2 - 1/2, 1/2 आ जाएगा, तो ये भी 0.5 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। ये केमिस्ट 2015 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। एक मिनट, सत्य कथन है NO+ से NO अधिक स्थायी है। ठीक है, तो देखो पहले बात हमें एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किसी भी अणु का जो स्थायित्व होता है, स्टेबिलिटी होती है, वो बॉन्ड ऑर्डर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उसकी स्थायित्व भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, अगर NO+ की बात करें तो NO+ के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 7 15 15 यानी कि 14, 1 प्लस है, इसके कितने होंगे, 15 होंगे, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3, इसका कितना होगा 2.5, तो NO+ से NO अधिक स्थायी है, ये बात गलत होगी। ठीक है, इसमें बॉन्ड कितने, 4 और इसमें 16 और 1 8 7 15 और 1 16 के लिए कितना आएगा, 2.2 आएगा। ठीक है, उसके लिए कितना आएगा, 3, ये अधिक स्थायी है, ये बात भी गलत होगी। NO से NO- अधिक स्थायी है, तो इसके लिए 14, सॉरी 8 और 7 कितने हो गए, 15 यानी कि बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आएगा, 2.5, इसके कितने हो गए, 8 7 15 15 1 16 कितना आएगा, 2 से ये अधिक स्थायी है, ये भी गलत हो गया। NO- से NO+ अधिक स्थायी है, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 7 15 15 1 16 के लिए कितना आएगा, 2 आएगा, और इसके कितने हो गए, 8 7 15 15 से 14 कितना हो गया, 3 हो गए, तो इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, इसलिए NO+ जो है NO- से ज्यादा स्थायी है, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 4 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये इसकी व्याख्या दे रखी है। ये प्रश्न नंबर हो गया हमारा 60। ठीक है, तो ये हमारे आज के जो है 60 क्वेश्चन यहां तक पूरे होते हैं।
ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चन जो बच्चे हैं वो अपन नेक्स्ट एपिसोड लेंगे। तब तक के लिए आप आराम से इसके क्वेश्चन सोल्व करते रहिए। बॉन्ड ऑर्डर निकालने की जो आपको ट्रिक बताइए उस पर आप और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर से, संकरण से, आकृति से, ठीक है ना, और एक एमओटी के अनुसार इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने वाला जो कंसेप्ट है उससे, ये 4 टॉपिक आपके इस केमिकल बॉन्डिंग में क्लियर होना चाहिए। अगर ये 4 क्लियर है तो आपका सेकंड ग्रेड में आने वाला या लैब असिस्टेंट में आने वाला कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो ज्यादा कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपनी तैयारी जारी रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।